इंडिया इज ऑन द मून। जो शब्द हम पिछले 4 सालों से सुनना चाहते थे वो अब एक रियलिटी बन चुके हैं। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली चांद पर लैंड किया है और पूरी दुनिया ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है। लेकिन ये बस आधी कहानी है। चंद्रयान 3 के मिशंस हमें एलियन वर्ल्ड्स को ढूंढने में मदद करेंगे, चांद पर कॉलोनीज बनाने में गाइड करेंगे और तो और नासा को भी हम फ्यूचर मिशंस में हेल्प करेंगे। और ये सब सिर्फ आने वाले 14 दिनों में होगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो सोचता है कि भारत जैसा गरीब देश मून मिशन पर पैसे खर्च क्यों करता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनकी बहुत जलने वाली है। मून तक पहुंचना जितना इम्पोर्टेंट था, उससे भी इम्पोर्टेंट वहां होने वाले मिशंस है। इन 14 दिनों में ऐसा क्या करना चाहते हैं हमारे साइंटिस्ट, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लैंड होने के बाद 14 दिनों के लिए या फिर एक पूरे लूनर डे के लिए चंद्रयान 3 का मिशन चलेगा। 14 दिनों बाद लूनर डे खत्म हो जाएगा और लूनर नाइट शुरू होगी। टेम्परेचर फटाक से -130 डिग्री तक गिर जाएगा। इतने लो टेम्परेचर में सरवाइव करने की प्रोविजन हमने नहीं की है। प्लस सोलर पावर्ड होने की वजह से और पावर सोर्स ना होने की वजह से 14 दिनों बाद चंद्रयान का मिशन कंप्लीट होगा। लेकिन ये 14 दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान पर अलग अलग पेलोड्स यानी उपकरण है। चलिए एक एक पेलोड के बारे में समझते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसमें 1 पेलोड है, विक्रम लैंडर जिसमें 4 पेलोड है और प्रज्ञान रोवर जिसमें 2 पेलोड हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगा है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये मून को नहीं अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसे कौन से क्वालिटीज है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी पृथ्वी को हैबिटेबल बनाता है, जिनकी वजह से लाइफ पृथ्वी पर पॉसिबल है। शेप यही स्टडी करना चाहता है। एज ऑफ नाउ हमने 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। लेकिन इनमें से कौन से एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ सर्वाइव करने के चांसेस हैं और कौन से एक्सोप्लैनेट्स में नहीं, ये जवाब हम इतना दूर बैठकर कैसे दे सकते हैं? वेल, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। शेप से हमें हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में मदद होगी। ऐसे प्लैनेट्स जहां आज एलियंस हो सकते हैं या फिर जो फ्यूचर में हमारी कॉलोनीज बन सकते हैं। जो प्लैनेट्स हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, उन्हें हम किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, उन प्लैनेट्स से आने वाले लाइट को स्टडी जरूर कर सकते हैं। जो लाइट हमें दिखता है उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन उस लाइट को छोड़कर भी और तरह के रेज होते हैं। जब भी ये रेज किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ रेज अब्सॉर्ब हो जाते हैं और कुछ रेज नहीं। इस बेसिस पर हम पहले तो ये स्टडी करेंगे कि अर्थ से आने वाले लाइट रेज कैसे दिखते हैं और फ्यूचर में उससे मिलते जुलते लाइट रेज कहां से आ रहे हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में शेप का काम यही है। इससे हमें एग्जैक्टली ये तो पता नहीं चलेगा कि जादू किस प्लैनेट पर रहता है, लेकिन हाँ, ये पता चल जाएगा कि किस दिशा में ट्राई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं विक्रम लैंडर की ओर। विक्रम लैंडर का नाम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की स्मृति में है। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विक्रम का पहला पेलोड है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी। जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं, चांद पर मून क्वेक्स आते हैं। चंद्रयान 3 सिर्फ मून के सरफेस को ही नहीं, मून के कोर को भी स्टडी करना चाहता है। और ये कैसे होगा? साइस्मिक एक्टिविटी को स्टडी करके। लूनर कोर को स्टडी करना, वहां पर कौन से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ये फिगर आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम सबको वातावरण यानी एटमॉस्फेयर के बारे में तो पता है, लेकिन अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है जो हमें सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। चांद पर ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है। तो होता यह है कि सूरज के चार्ज पार्टिकल्स चांद तक डायरेक्टली पहुंचता है। सोलर रेडिएशन और मून के सरफेस की वजह से वहां एक चार्ज पार्टिकल्स का आयोनोस्फीयर बन जाता है। चांद का आयोनोस्फीयर अर्थ के आयोनोस्फीयर से 1 मिलियन गुना कम डेंस है। इसके बारे में ज्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो फिर रंभा एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड होगा। चास्टिक, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। अगर फ्यूचर में हमें चांद पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनानी है तो वहां पर हमें ह्यूमंस को भेजना पड़ेगा। वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे और उनके अंदर एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ेगा। वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि मून के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। दिन के टाइम पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और रात के टाइम पर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर पाए तो ही बिल्डिंग के अंदर इंसान ज्यादा टाइम के लिए जिंदा रह सकते हैं। तो मून पर जाकर हीट को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ये चास्टे डिवाइस चांद के सरफेस पर एक छोटा सा गड्ढा बनाएगा, फिर उसके इर्द गिर्द की जमीन को गर्म कर दिया जाएगा और फिर गर्मी का चांद पर कैसे इम्पैक्ट होता है उसे स्टडी किया जाएगा। इस हीट का एक और एलिमेंट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है और वो है पानी, LRA।
लेजर रिफ्लेक्टोमीटर, अरे आपने सोनार के बारे में तो सुना ही होगा। सबमरीन्स में सोनार डिवाइस होता है जो पानी के अंदर साउंड वेव्स भेजता है, जो पानी की डेप्थ पता करने में काम आती है। होता यह है कि सबमरीन साउंड वेव्स नीचे पानी की सरफेस की ओर इमिट करती है और टाइमर लगाती है। फिर उन वेव्स को नीचे के सरफेस से टकराकर ऊपर आने में कितना टाइम लगता है ये मेजर करती है। उससे पता चलता है कि पानी कितना गहरा है। ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है LRA। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंस्ट्रूमेंट नासा का है। उन्होंने सोचा कि चंद्रयान मून पर जा ही रहा है तो हमारा भी एक इंस्ट्रूमेंट लेकर जाए। तो LRA एक मिरर है जो लेजर की मदद से चांद और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, जिससे फ्यूचर मिशंस के लिए बेटर कैलकुलेशंस करने में मदद होगी। 1970s में अपोलो प्रोग्राम के दौरान नासा ने ऐसे ही रिफ्लेक्टोमीटर चांद पर प्लेस किए थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। अब अमेरिका अपना आर्टेमिस मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका बजट होगा 93 बिलियन US डॉलर्स। यहाँ अमेरिका ऑलमोस्ट 50 सालों बाद चांद पर ह्यूमंस को भेजने जा रहा है। रिस्क्स काफी हाई हैं, तो कैलकुलेशंस अचूक होना इम्पोर्टेंट है और इसमें इसरो उनकी मदद कर रहा है। विक्रम लैंडर के बाद बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की। ये रोवर विक्रम लैंडर से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर ही एक्सप्लोर करेगा, लेकिन इसका काम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक सोलर पावर्ड रोवर है जो विक्रम से कम्युनिकेट करेगा और फिर विक्रम से इंफॉर्मेशन यहाँ पृथ्वी तक पहुंचेगी। इसमें 2 पेलोड्स हैं, APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक तरह की बंदूक है, लेकिन साधारण बंदूक नहीं, रेडियो एक्टिव बंदूक। इससे वहाँ की मिट्टी को स्टडी किया जाएगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स है इसका पता लगाया जाएगा। इस डिवाइस में क्यूरियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। इससे अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे चांद के सरफेस पर ब्लास्ट किए जाएंगे और बाद में स्टडी होंगे। फोकस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के ट्रेसेस ढूंढने में होगा। लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, ये लाइट की मदद से चांद की सॉइल को स्टडी करेगा। अब ये दोनों पेलोड्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि अगर किसी भी दूसरे प्लैनेट पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत सारा इक्विपमेंट लगेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए लगने वाले मटेरियल्स क्या हम पृथ्वी से लेके जाएंगे? घंटा। बेहतर आइडिया यही है कि वहां पर देखो कि वहां के सॉइल में क्या क्या मटेरियल्स अवेलेबल है, उन्हें माइन करो और उनसे ही कुछ बनाने की कोशिश करो। कम से कम मटेरियल पृथ्वी से ले जाओ। अगर हमें एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनना है, यानी सिर्फ एक प्लैनेट पर ही नहीं अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारा बेस बनाना है, तो हमें अडेप्ट करना होगा। नए प्लैनेट के सरफेस पर जाकर नए एलिमेंट्स को यूज कर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जो ह्यूमंस को सपोर्ट कर पाए। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो चांद पर सिर्फ 16 किलो होगा। इसका मतलब जानते हैं? आपको डाइट की नहीं, एस्ट्रोनॉट बनने की जरूरत है। जोक्स अपार्ट, हमें अगर स्पेस में बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू करने हैं तो मून हमारा एक चेक पॉइंट हो सकता है। पृथ्वी से बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करने से बेहतर है कि मून से रॉकेट्स लॉन्च करो। और फ्यूचर की ऐसे ही एम्बिशियस प्लान्स की तैयारी चंद्रयान 3 से शुरू हो रही है। और इसीलिए चंद्रयान 3 की सक्सेस सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। क्योंकि भारत ने शुरुआती दौर से ही क्लियर कर दिया था कि हमारा स्पेस प्रोग्राम पीस के लिए। हम इकलौते ऐसे देश हैं जो स्पेस का इस्तेमाल वेपन्स या प्रॉफिट के लिए नहीं, पूरे ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस मोटो को हम पृथ्वी पर ही नहीं स्पेस में भी फॉलो करते हैं। ये हर भारतवासी के लिए शान की बात। चलिए अब सोचते हैं कि चंद्रयान 3 का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पर। भारत का स्पेस सेक्टर आज $8 बिलियन का है। एस्टिमेट्स कहते हैं कि 2040 तक हमारा स्पेस सेक्टर $40 बिलियन का होने वाला है। लेकिन ये फिगर्स चंद्रयान 3 के सक्सेस से पहले की फिगर्स हैं। हो सकता है कि अब ये प्रोग्रेस स्पीड पकड़ ले। जहां ग्लोबल स्पेस सेक्टर सिर्फ 2% पर एनम से ग्रो हो रहा है, भारत का स्पेस सेक्टर 4% पर एनम से ग्रो हो रहा है। प्लस हम स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं। आने वाले 1 या 2 सालों में ही आप भारत के स्पेस एक्स की कहानी सुनेंगे, जिनमें से कुछ तो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाटर बेस्ड इको फ्रेंडली इंजन्स बना रहे हैं, स्पेस के सारे सैटेलाइट्स का मैप बनाकर स्पेस ट्रैवल और सेफ बना रहे हैं। इन सारे स्पेस स्टार्टअप्स की कहानियां हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। अगर आप उनकी कहानियां जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेकेंड इम्पैक्ट होगा हमारी स्पेस कैपेबिलिटी पर। सॉफ्ट लैंडिंग काफी डिफिकल्ट होता है, जो हमसे पहले सिर्फ 3 और देशों ने किया है। इजराइल भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। हमारे पास सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये हमने अब प्रूव कर दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात। यानी फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस में हमारा और बड़ा योगदान होगा। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ कोई भी स्पेस प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करेगा, तो बचता कौन है? हम। थर्ड इम्पैक्ट होगा हीलियम 3 माइनिंग। पृथ्वी के एनर्जी सोर्सेस खत्म हो रहे हैं, हमें अल्टरनेटिव एनर्जी की जरूरत होगी। हीलियम 3 का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर फ्यूजन एक रास्ता हो सकता है। ये हीलियम 3 पृथ्वी पर काफी रेयर है, लेकिन चांद में अबंडेंटली अवेलेबल है। भारत ही नहीं,
चाइना, रशिया और अमेरिका भी इसी एनर्जी को टैप करने की कोशिश में। आने वाले टाइम में हम एनर्जी ऑफ द फ्यूचर के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। चंद्रयान इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि अब हमें स्पेस सेक्टर में इग्नोर करना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल होगा। साथ ही साथ लूनर माइनिंग और मार्स मिशन की तैयारी में भी इस डेटा का काम होगा। इस वीडियो का पर्पस यही है कि एक आसान भाषा में टेक्निकल डिटेल्स आपको समझाएं। सिंप्लिसिटी के कारण अगर कोई गलती हो गई है तो माफी चाहता हूँ। आई एम श्योर मुझसे बेहतर और नॉलेजेबल लोग कमेंट्स में मुझे करेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने चंद्रयान 3 लैंडिंग यूट्यूब पर लाइव देखा। मल्टीप्लेक्सेस लैंडिंग के शोज दिखा रहे थे जो हाउसफुल थे। अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के लोगों को साइंस ने एक साथ लाया। ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़कर एक दिन के लिए ही सही एक गोल पर फोकस किया और भारत के लिए चीयर किया। आई होप फ्यूचर में इसरो के साइंटिस्ट हमारे लिए ऐसे और मौके लाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह इसरो को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स में प्राउड ऑफ इसरो स्पैम कर दीजिए, क्योंकि अब हमारा झंडा चांद पर पहुंच चुका। मुझे ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि जिसे स्पेस में कोई दिलचस्पी नहीं है वो एक आम इंसान भी रास्ते में रुककर इसरो के लिए चीयर कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये उस हर भारतवासी की जीत है जिसे इस बात पर भरोसा है कि हम ग्रेटनेस के लायक हैं, और हर उस इंसान के लिए एक करारा चाटा जो सोचता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चंद्रयान इज द प्राइड ऑफ इंडिया, और यही शान की बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना। अगर आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो ये मेरा फेवरेट वीडियो है, इसे मिस मत कीजिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। उनके बारे में हमने वीडियो यहाँ पर बनाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।